आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के प्रमुख के प्रकार जो है सकर्मक और अकर्मक के आधार पर उनके भेद, उनकी परिभाषा, सकर्मक और अकर्मक को कैसे पहचाने, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से एक ट्रिक लगाएंगे और हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। उसके बाद अपन संरचना के आधार पर भी क्रिया देखेंगे। तो ये सारी चीजें और सकर्मक के भी क्रिया के भेद, अकर्मक सकर्मक क्रिया और दो कर्म वाली सकर्मक क्रिया, सारी चीजें देखेंगे। क्रिया का टॉपिक बहुत कम समय में इतना क्लियर कर दिया जाएगा कि अपन फिर कहीं पर भी किसी प्रकार पढ़े तो क्रिया का प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द के द्वारा पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, खाना, सोना, उठना, ऐसे शब्द होना पाया जाए वहां क्या होता है? क्रिया होती है, क्रिया कहलाती है। अब अपन देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हो जाएंगे? दो। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद हो जाएंगे? दो भेद माने जाएंगे। पहला है अपना सकर्मक, स उपसर्ग लगा हुआ है, इसका अर्थ जिसके साथ कर्म हो, स यानी साथ में, कर्म यानी कर्म। सकर्मक ए हमेशा नकारात्मक भाव देता है, ए यानी नहीं है, कर्म यानी कर्म। जिस क्रिया में कर्म उपस्थित ही नहीं होता, कर्म होता ही नहीं है, वहां पर क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या देखेंगे? पहले अपन देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया में क्या होगा? जिस क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ेगा तो वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जिस क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है या पड़ेगा वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पन्ने किसके पलटे जा रहे हैं? पुस्तक के। प्रभाव किससे पड़ रहा है? पुस्तक पर। तो कहने का अर्थ है छात्र ने दूसरे लड़के को पीटा तो पीटीरा कौन है? दूसरे वाला लड़का। दर्द किसको हो रहा है? उसको। तो जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। दूसरी अपनी अकर्मक क्रिया में क्या होगा? जहां क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है यानी कर्म उपस्थित नहीं होता है। अब कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी और कौन से में अकर्मक होगी, इसकी पहचान भी अपन कर लेते हैं। सकर्मक व अकर्मक की पहचान का सूत्र क्या है अपने पास? क्रिया शब्द के ठीक पहले, क्रिया शब्द का अपने को ध्यान में आना चाहिए कि अमुक की शब्द में वर्ब है, क्रिया है। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, रोना, सोना, खाना, उठना, बैठना, चलना, ये सारी चीजें जो हैं वो किसी काम को अंकित करती है। परिभाषा में दिया हुआ है जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाए जाए या करने का या होने का बोध होता है। तो अपन देखते हैं जो भी आपको शब्द दिया गया है क्रिया शब्द, उसके ठीक पहले काल्पनिक प्रश्न करना है। क्या या किसको लगाते हैं? उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक होगी और उत्तर न आता है तो क्रिया क्या मानी जाएगी? अकर्मक मानी जाएगी। आगे चलते हैं। उत्तर आने पर या उत्तर प्राप्त होने पर सकर्मक क्रिया होगी, उत्तर न मिलने पर अकर्मक क्रिया होगी। आपको दिए गए वाक्य में प्रश्न करना है, मन ही मन काल्पनिक प्रश्न करना है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया कहां पर है? पढ़ता। पठ धातु से बनी हुई क्रिया है। पढ़ता के ठीक पहले क्या लगा दीजिए? राम क्या पढ़ता है? वाक्य में दिया हुआ था पुस्तक, इसका अर्थ उत्तर आ चुका है। देखते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। आगे मैंने प्रश्न बनाया राम क्या पढ़ता है, बराबर उत्तर मिल गया अपने को। पुस्तक, उत्तर की प्राप्ति हो गई है। यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक मानी जाती है। राम दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है? उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए क्रिया कौन सी हो गई? अकर्मक। जहां वाक्य में क्या लगाने पर यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो क्रिया सकर्मक मानी जाती है और उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो क्रिया अकर्मक मानी जाती है। जैसे मान लीजिए वह खाना खा रहा है या फिर मान लीजिए वह रो रहा है, तो वह क्या रो रहा है? उत्तर नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है क्रिया अकर्मक है। और वह रोना रो रहा है तो वह क्या रो रहा है? वह रोना रो रहा है। वह चलता है, वह क्या चलता है? उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन वह चाल चलता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। वह क्या चलता है? वह चाल चलता है। आगे अपन चलते हैं सकर्मक के भेद, एक कर्मक और द्विविकर्मक। जहां एक कर्म होगा और जहां दो कर्म होगा। कौन से वाक्य में एक कर्म होता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? एक कर्मक कहलाती है। एक कर्म नहीं लिखना है, एक कर्मक है। और उसी प्रकार से जहां दो कर्म होते हैं वहां पर द्विविकर्मक क्रिया कहलाती है, दो कर्म वाली। जहां क्रियापद में एक ही कर्म मिलेगा अपने को
तो वहां पर वो होता है जैसे वह क्या हो गया अपना सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है काम करने वाला, पत्र क्या हो गया कर्म लिख रहा है। लिख या लिखना अपनी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है, रहा है आगे क्या है सहायक क्रिया है। तो इसका अर्थ है अपने पास कितने कर्म है, एक ही कर्म है। कितना कर्म है, एक कर्म। इसका अर्थ क्या हो गया, एक कर्मक क्रिया। उसी प्रकार से द्विव कर्म क्रिया जहां दो कर्म हो, एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। मंजू ने सुनीता को पत्र लिखा, तो मंजू ने यानी कर्ता ने सुनीता को मतलब कर्म को पत्र लिखा, लेकिन मेन काम क्या था, मुख्य काम क्या था, पत्र लिखना। तो पत्र तो हो गया मुख्य कर्म और सुनीता को ये क्या हो गया गौण कर्म। बाकी में दो प्रकार कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। तो सकर्मक के दो भेद हो जाएंगे, एक कर्मक और द्विवकर्मक। जहां क्रियापद में एक कर्म होगा वो एक कर्मक कहलाएगी, और जहां दो कर्म होते हैं एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। ये आगे पीछे आ सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो मंजू ने सुनीता को पत्र लिखा, सुनीता को तो गौण कर्म हो जाएगा, पत्र लिखा मेन काम क्या था, मुख्य काम क्या था, पत्र लिखना, तो वो मुख्य कर्म हो जाएगा। अब चलते हैं अपन रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के जो प्रमुख प्रकार हैं या क्रियाएं हैं। पहली है अपनी प्रेरणार्थक क्रिया। सीधी सी भाषा में समझें तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, कर्ता आलसी होगा, अर्थात कर्ता खुद काम नहीं करेगा, या तो वो दूसरों से करवाएगा और या फिर दूसरों से करवाने की प्रेरणा देगा। यानी कर्ता काम खुद नहीं करेगा, दूसरों से करवाएगा, या फिर जिसको कहा गया है वो भी नहीं करेगा, कोई थर्ड पर्सन अदर पर्सन अन्य व्यक्ति काम करता है। दो प्रकार की स्थितियां सिचुएशन यहाँ बनने वाले हैं। तो पहचान वाक्य के अंत में मंगवाया, मंगवाई या लेना शब्द मिलेंगे। कन्फर्म है प्रेरणार्थ क्रिया में जहां कर्ता काम स्वयं न करके दूसरों से करवाता है या करवाने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। इसका अर्थ प्रेरणार्थ क्रियाएं क्या होगी, सकर्मक। सभी प्रेरणार्थ क्रियाएं क्या होती है, सकर्मक होती है। सभी प्रेरणार्थ क्रियाएं सकर्मक होती है, लेकिन सभी सकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक हो ये जरूरी नहीं है। सभी प्रेरणार्थ क्रियाएं तो सकर्मक होती है, क्योंकि काम करने की प्रेरणा देगा तो काम होगा तभी प्रेरणा दी जाएगी। लेकिन सभी सकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन सभी प्रेरणार्थ क्रियाएं क्या मानी जाएगी, सकर्मक मानी जाएगी। पहचान मैंने बता दी है। वाक्य के अंत में मंगवाया, मंगवाई या लाना जैसे शब्द आपको मिलेंगे। दो स्थितियां बनती है, कर्ता काम खुद न करके दूसरों से करवाता है। जैसे मान लीजिए शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, शिक्षक ने खुद नहीं पढ़ा, किससे पढ़वाया, छात्र से। तो यहाँ कर्ता काम खुद न करके दूसरे से करवाया है, तो शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। यह आ गया अपना वाया। ये वाया गांव वाला नहीं है, वाया जैसे लाडनू लेडी। मंगवाई या फिर मान लीजिए लेना, तो दूसरी स्थिति बनती है गीता ने सीता से पुस्तक मंगवाई। गीता ने खुद पुस्तक नहीं लेने का काम किया, सीता के द्वारा मंगवाई गई। सीता से कहा गया कि तू पुस्तक लेके आ जा, तो गीता ने खुद वो काम नहीं किया है। सोवन से पत्र लिखवा लेना, जिसने कहा है वो भी काम नहीं कर रहा है, जिसको कहा गया है वो भी काम नहीं कर रहा है, अन्य व्यक्ति या अदर व्यक्ति काम कर रहा है, तो सोवन से पत्र लिखवा लेना, ये वाक्य में मिल गया लेना, यह है लेना। मजदूरों से गड्ढा भरवा लेना, मजदूरों से मेड़ बनवा लेना, तो यह आ गया लेना। दो स्थितियां बनती है, ध्यान रखें प्रेरणार्थ क्रियाएं सभी सकर्मक होगी। इसी के साथ कर्ता काम खुद न करके दूसरों से करवाता है, तो वहां पर वाया या आई या लाई या मंगवाई मिलेगा। जहां जिसको कहा गया वो भी नहीं करेगा, जो कह रहा है वो भी नहीं करेगा, तीसरा व्यक्ति करता है तो लेना हो जाएगा। या फिर मान लीजिए गीता से पाठ पढ़वा लेना या फिर रोहन से चाक मंगवा लेना, जहां पर इस प्रकार का भाव आता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। जहां एक काम खत्म होते ही तत्काल दूसरा काम शुरू किया जाता है, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। बहुत बढ़िया पहचान है। पूर्वकालिक क्रिया में ज्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं, कुछ ही नहीं सोचना है अपने को, क्या करना है, क्रिया शब्द के अंत में कर या के लगा होता है। आप जहां भी कोई वाक्य देखते हैं और आपको कर या के क्रिया शब्द के अंत में लगा हुआ मिल जाए, सीधा उत्तर आ जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, राम सोकर या सो के उठा। या फिर मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, वह खाना खाकर कह दीजिए और भले खाके कह दीजिए, दोनों के एक ही अर्थ है। वह खाना खाकर या खाके चला गया।
या फिर मान लीजिए कह दिया तुम्हें पाठ पढ़कर या पढ़ के चले जाना। क्रिया के अंत में कर या के लगा हुआ मिलेगा अपने को। देखो ये लगा हुआ कर और ये लगा हुआ है के, दोनों का एक ही अर्थ है, कोई प्रयोग कर सकते हैं अपन। कर या के, तो वह खाना खाकर या खा के चला गया, राम सोकर या सो के उठा, तुम पाठ पढ़कर या पढ़ के चले जाना। अब अपन देखते हैं ये जो है ये काम क्या हुआ है, पहले हुआ है और साथ ही इसके अंत में कर या के लगा हुआ है। इसका अर्थ है कौन सी क्रिया है, पूर्व कालिक। कौन सी क्रिया होगी, पूर्व कालिक। अब इसके तत्काल बाद संपन्न काम क्या हुआ है, चले जाने का, तो ये क्या हो जाएगा, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया। ज्यादा सोचने की, झंझट करने की या टेंशन लेने की बात नहीं है। जहां पर मान लीजिए एक काम करके दूसरा काम शुरू किया जाता है, जो पहले काम हुआ है वो पूर्वकालिक होगा, उसके तत्काल बाद एक प्रत्यय के योग से तात्कालिक शब्द बना हुआ है, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। और एक है अपने पास नाम धातु। ये आसान सी क्रिया है, नॉर्मल है, ज्यादा कठिन नहीं है। नाम धातु में क्या होता है, संज्ञा या विशेषण शब्द के साथ क्या लगता है, प्रत्यय। क्या लगता है, प्रत्यय। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लिया, सेठ ने मकान हथियाया, यहां पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, हत्या करता है हड़प लेना। उसी प्रकार से बात से बना दिया बतियाना, लाज से बना दिया लजाना, शर्म से बना दिया शर्माना, झूठ से बना दिया झुटलाना। आना प्रत्यय के योग से जहां बनती है या फिर प्रत्यय के योग से बनती है, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है।